नमस्कार। एवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 5 अगस्त को यूपी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अन्नोत्सव के तहत 1 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज, तो 9 मेडिकल कॉलेजों का भी करेंगे पीएम लोकार्पण। स्कूल खोलने को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 16 अगस्त से 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ स्कूल खोलने की छूट। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनना होगा अनिवार्य। मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना वैक्सीन की लगवाई दूसरी डोज। आमजन से भी की मुख्यमंत्री ने वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा टीका जीत लगवाना जरूरी है, तभी हारेगा कोरोना। पूरे यूपी में आज बारिश का अलर्ट। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, घाघरा और शारदा नदी। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। शहरी इलाकों में भी जल भराव। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दर्दनाक हादसा। श्रद्धालुओं से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 2 लोगों की मौत, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। रामसपुर गांव के पास की घटना। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को यूपी के दौरे पर रहेंगे। यहां पर अन्न वितरण समारोह शुरू करेंगे, जिसके तहत एक दिन में 1 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अन्नोत्सव मनाने जा रहे हैं। 5 अगस्त इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी दिन देश ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। 5 अगस्त को ही अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। साथ ही बताया कि इस दौरान 9 मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल्स कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ अब खोले जाएंगे। जी हां, छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा। यूपी में छात्रों को स्कूल आने के लिए उनके अभिभावकों की लिखित सहमति अवश्य होगी। बिना सहमति पत्र स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय के बाद प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को खोला गया है। पंजाब में प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक कक्षाओं के स्टूडेंट्स के लिए आज से स्कूल खुल गए, तो वहीं उत्तराखंड, झारखंड में भी स्कूल कॉलेज एक बार फिर से छात्रों से गुलजार हो रहे हैं। तो स्कूल्स खोलने को लेकर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ अब स्कूल्स खोले जाएंगे। 50% क्षमता रहेगी। 16 अगस्त से स्कूल्स खोले जाएंगे और लिखित सहमति अभिभावकों की आवश्यक होगी। लिखित सहमति के बिना किसी भी छात्र को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही कोरोना के तमाम जो मानक हैं उनको यहां पर ध्यान में यकीनन रखा ही जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी, साथ ही मास्क लगा के रखना। कक्षाओं में उचित दूरी के साथ बच्चों को बैठना और फिर उनकी पढ़ाई नियमित होगी। ये अभी जानकारी मिल रही है। तो 16 अगस्त से यूपी में स्कूल्स खुलेंगे। 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ में शिक्षण संस्थाएं यानी कि स्कूल सब खोले जाएंगे। बड़ा फैसला योगी सरकार ने किया है स्कूल्स खोलने को लेकर। किस तरीके से जानकारी आगे बढ़ेगी और समय रहते रहते जिस तरीके से सभी वैक्सीनेशन के जो कार्य हैं वो बताया जा रहा है कि योगी सरकार के शासन में काफी ज्यादा बढ़त से हो रहे हैं और लगातार लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि बड़ा जन आबादी ऐसी है जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। इसी बीच तीसरी लहर की संभावित जो लहर है उससे पहले तमाम प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, कोरोना के सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए 16 अगस्त से स्कूल्स खोले जाएंगे। 50% हालांकि क्षमता अभी रहेगी छात्रों की। अधिक अपडेट के साथ में समरता अनिकेत तिवारी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। अनिकेत, देखिए एक बड़ा फैसला लिया है योगी सरकार ने उस समय पर जब संभावित तीसरी लहर की बातें यहां पर सामने आ रही है। हालांकि यूपी में लगातार वैक्सीनेशन के संबंध में जो कार्य हो रहा है वो भी काबिले तारीफ है। अब स्कूल खोलने पर सहमति बनी है, क्या अपडेट उससे जुड़ी हुई है अनिकेत? देखिए जैसे बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, कोरोना काल में लंबे समय से जो विद्यालय बंद थे, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को कराई जा रही थी और ये भी देखा जा रहा था कि बच्चों को जो शिक्षा है वो पूरी तरह से सही से नहीं हो पा रही थी। और अब जब स्थितियां थोड़ी सामान्य हो रही हैं तो अब ऐसे में प्रयास किया जा रहा है कि जो स्कूल शिक्षा संस्थान है उन्हें दोबारा से खोला जाए, ताकि जो बच्चों की शिक्षा प्रणाली उस पर काम किया जा सके और जो बच्चों की जो शिक्षा जो है उसको पूरा किया जा सके। और अगर बात की जाए कोविड प्रोटोकॉल की, जैसी तो पूरे
प्रोटोकॉल के साथ में ये अभी निर्देश जारी हुआ है कि 16 अगस्त से जो शिक्षण संस्थान है वो खोले जा सकते हैं। हालांकि 50% बच्चों की संख्या रहेगी उसमें और कोविड के सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। ज्योति अनिकेत, इसके अलावा क्या जानकारी मिल रही है कि कौन सी कक्षाओं के लिए अभी विद्यालय खोले जाएंगे? इस पर कुछ विचार या फिर कोई स्पेसिफिक कक्ष यहाँ पर मतलब कक्षा रखी गई है या फिर सभी जितने भी शुरुआती प्राइमरी कक्षाओं से विद्यालय खुल पाएंगे? देखिए जैसे अभी बात की जाए अगर शिक्षा विभाग की तरफ से तो ऐसी कोई एडवाइजरी कोई गाइडलाइन अभी जारी नहीं की गई है। अभी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 16 अगस्त से जो शिक्षण संस्थान है वो खोले जाएंगे और किस क्लास तक स्कूल खोलेंगे इस बात को लेकर अभी कोई गाइडलाइन शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई है। हालांकि अटकलें और अंदेशे ये लगाए जा रहे हैं कि 16 अगस्त से विद्यालयों को दोबारा से खोलने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। जी चलिए अनिकेत, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई है और ट्वीट कर उन्होंने लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी ने ट्विटर पर दूसरी डोज लेने की जानकारी देते हुए लिखा कि स्वदेशी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेकर मन प्रफुल्लित है। उन्होंने लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए लिखा कि टीका जीत का जरूर लगवाएं, क्योंकि तभी कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। मुख्यमंत्री जी ने सेकेंड डोज आज लगाया है क्योंकि उनको पहला डोज इसी हॉस्पिटल में लगा था, तो दूसरा डोज भी उन्होंने यहीं लगाया और आज उनका वैक्सीनेशन पूरा हुआ। कोवैक्सीन लगाई था कोविड? उन्होंने कोवैक्सीन पहले भी लगाई थी, तो आज भी कोवैक्सीन ही लगी। अब हमारे सेंटर में केवल कोवैक्सीन ही आ रही है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन के बाद पूरे देश में उत्साह है। इसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद सेमीफाइनल में प्रवेश करने पर भारतीय टीम को बधाई। ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि संपूर्ण देश को गौरवान्वित करने वाली इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका ये प्रदर्शन जारी रहे। अमित शाह के दौरे को लेकर सपा ने बीजेपी पर निशाना साधा। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह जी, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चाहे जितनी तारीफ कर ली, लेकिन जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में लोगों ने अपने परिजनों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है, उसी का जवाब जनता 2022 विधानसभा चुनाव में देगी। देश के गृह मंत्री जी, कितनी भी आप योगी जी की झूठी तारीफ कर लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कोविड काल में किस तरह से अपनों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरते हुए देखा है, किस तरह से उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों का चीरहरण सरेआम हुआ है, किस तरह से यहाँ जहरी शराब पीने से लोगों की मौतें हुई हैं, किसानों की यहाँ पे धरने में मौतें हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने सरेआम रोडों पे आतंक दिखाया है। महंगाई बेरोजगारी से लोगों ने आत्महत्या की है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में जो सत्ता का नशा है उसको उतार देगी वोट के माध्यम से और बाहर का रास्ता दिखा देगी। विधानसभा चुनाव के पूर्व ही बसपा प्रदेश के ब्राह्मणों को साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने में लगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने की बात कर रही है। इन दोनों राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ते हुए अब पीस पार्टी 2 कदम आगे निकल गई। पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने मुरादाबाद में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की योगी सरकार को घेरा और श्रीराम को अपना पूर्वज बताते हुए कहा कि पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर गुंडाराज कायम किया गया है, जिससे जनता परेशान है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि उनके पूर्वज का नाम बदनाम किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है और इसके लिए वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जहां तक आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात है, उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। पीस पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जन विरोधी मानवता विरोधी सरकार से जनता परेशान हो चुकी है और खास तौर से मेरे पूर्वज मर्यादा पुरुष श्री राम के नाम पर जो गुंडाराज कायम किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है कि हमारे पूर्वज का नाम खराब किया जा रहा है। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तीसरी चीज ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा कार्यालय मुरादाबाद में खोलने के साथ साथ पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहां से हम लोग सकारात्मक और राजनीतिक गतिविधि शुरू करने जा रहे हैं।
खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां 97,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं और भाजपा कार्यालय का घेराव कर रहे हैं अभ्यर्थी। इस दौरान पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। 97,000 नई शिक्षक भर्तियों की मांग को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने कार्यालय पर सरकार से नई शिक्षक भर्ती की मांग करते हुए धरना दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अगली खबर। दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 2 लोगों की मौत, 2 दर्जन से अधिक मिली से घायल। कुचाहार कोतवाली क्षेत्र के जरीफाबाद गांव से प्रतापगढ़ जनपद ये सभी जा रहे थे दर्शन के लिए। सालोन कोतवाली क्षेत्र के समसपुर गांव के पास ये दुर्घटना हुई। खबर अब उत्तर प्रदेश के गुन्नौर से, जहां नाबालिग से तमंचे के बल पर गैंगरेप की घटना। खेत पर गई नाबालिग किशोरी से तमंचे के बल पर गैंगरेप का आरोप है। 2 युवकों ने गैंगरेप की सिगनौनी वारदात को अंजाम दिया। किशोरी के चाचा को गोली मारकर आरोपी फरार हो गए। बदहवास हालत में किशोरी को घर लेकर परिजन पहुंचे, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो 2 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है और जानकारी ये है कि किशोरी के चाचा को गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दोनों ही आरोपी दूर है। बदहवास हालत में किशोरी को घर लेकर परिजन पहुंचे, जहां जानकारी सभी थी। अयोध्या में खाद्य विक्रेता पर 2 बदमाशों ने सरेआम फायरिंग कर 2.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। खाद्य व्यापारी आयुष वर्मा दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में थाना पूरा कंदलर के कोडरी गांव के पास हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी को रोक लिया और फायरिंग की। फायरिंग में गोली व्यापारी के दाहिने हाथ में लगी, जिससे वो घायल होकर जमीन पर गिर गया। तभी मौका देकर बदमाश 2,05,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। इस घटना की सूचना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद खाद्य विक्रेता को जिला अस्पताल भिजवाया गया और नाकाबंदी कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी गई। फिलहाल मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। आयुष वर्मा नाम के व्यक्ति जो कि थाना तारून क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया कि वो शहर से थाना तारून क्षेत्र की तरफ जा रहे थे। रास्ते में थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में 2 व्यक्ति जिनके नाम संजीत वर्मा और लल्लू हैं, उन्होंने वादी के बाएं हाथ में गोली मार के उनसे 2.5 लाख रुपए छीन लिए। तत्काल पुलिस टीम एक्टिव हो गई सूचना प्राप्त होने पे, और जो एक आरोपी है उसको एप्रीहेंड भी कर लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। अब खबर महराजगंज जनपद से, जहां नौतनवा विकासखंड के हरदी डाली ग्राम प्रधान गोपाल नारायण चौधरी ने ग्राम पंचायत स्तर पर समूह की महिलाओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्य रूप से गांव में नियमित शौचालय का इस्तेमाल और संपूर्ण स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही ग्राम प्रधान गोपाल नारायण चौधरी ने समूह को ग्राम सभा में बने सामुदायिक शौचालय दिए और बताया कि सामुदायिक शौचालय की साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए प्रधान निधि से प्रत्येक महीने 3,000 समूह के खाते में भेजेंगे। साथ ही समूह को इसके रखरखाव और ग्रामीणों को इस्तेमाल कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मां कुटही माता महिला स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक शौचालय को मैंने हैंडओवर कर दिया है। प्रतिमाह हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से 3,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। कावला समूह को कैसे संचालित करेगी? समूह की महिलाएं जो हैं उन्हीं की देख रेख में सब काम होगा। कावला खबर एटा शहर से, जहां गौमाता और नंदी महाराज को गौशाला होने के बाद भी सड़कों पर छोड़ दिया जाता है और उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। जी हां, आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद एटा शहर की सबसे व्यस्ततम रहने वाली सड़क जीटी रोड का है, जहां पर किसी वाहन ने नंदी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना समाज सेवी लोधेश्वर महाराज ने वन टीवी को दी। मौके पर पहुंचकर वहां पर मौजूद समाज सेवी लोधेश्वर महाराज से जानकारी लेने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि जनपद में कई गौरक्षा के संगठन तो चल रहे हैं और गौरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हालात आज भी जस के तस है।
ये लोग संगठन, जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन लोगों को, ऐसे लोगों को दे रखा है संगठन का कारभार, ठीक है, जो एक केवल संगठन का नाम बदनाम करते हैं, अपने आप को संगठन का पूरा वर्चस्व नहीं देते, पद लेने के बाद बेपरवाह हो जाते हैं, केवल लेटर पैड और सामने वाले पत्रकार भाइयों को, अधिकारियों को केवल बताने के लिए रहते हैं कि मैं इसका दल का हूँ, गोरख का दल का हूँ। ये चीज बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को तत्काल ही हटा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से खबर, जलाभिषेक करने आए श्रद्धालु की अपहरण, तालाब में डूबकर हुई मौत। थाना फतेहपुर, ग्राम बनियानी का निवासी था मृतक। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने तालाब से शव को निकालकर पंचनामे के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि थारा रामनगर के ऐतिहासिक लुद्धेश्वर महादेवा धाम का ये पूरा मामला है। जलाभिषेक करने गए एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। फतेहपुर के ग्राम बनियानी का निवासी था मृतक। जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को तालाब से निकलवाया है और पंचनामे के लिए भिजवाया है। जो है तुम्हारा भाई जो है नहीं मिल रहा, तो हम लोग आए जब यहाँ पर आए तो यहाँ जो है बताने लगे कि जो है यहाँ पर एक लड़का जो है ठो रहा था, तो पुलिस वाले जो है डंडा चलाए, ये जो है उसी भगदड़ में निकल दिखाई पड़े, तो भैया जो है ढूंढ रहे हैं मगर मिल नहीं रहे। तब हम लोग आए तो कहने लगे यहाँ की कोई, कहाँ के रहने वाले हो? हम बनियानी के रहने वाले हैं, फतेहपुर पड़ता है थाना। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से खबर, त्रिलोचन महादेव के दर्शन करने गए युवक की कुंड में डूबने से हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जलालपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोचन महादेव की घटना। त्रिलोचन महादेव के दर्शन करने गए युवक की कुंड में डूबने से मौत हो गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। देखिए, दो मिलती जुलती घटनाएं। एक क्षेत्र से जहां जलाभिषेक करने के लिए गए दो लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। जलालपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोचन महादेव की घटना, जहां दर्शन करने गए युवक की कुंड में डूबने से मौत हो गई। आज त्रिलोचन महादेव के तालाब में एक युवक की डूबने से मृत्यु हुई है, जो कि दर्शनार्थी नहीं था। ये युवक अपने दोस्तों के साथ वहाँ डेली आता था, आसपास में दौड़ने के बाद वहीं नहाता था। उसी में नहाते समय की मृत्यु हो गई है। अनावश्यक विधि कारण। उत्तर प्रदेश के जालौन से अगली खबर, करीब 15 घंटे के बाद बरामद हुआ पानी के गहरे गड्ढे में गिरे किशोर का शव। मुख्यालय से आई गोताखोरों की टीम ने स्थानीय लोगों की सहायता से इस शव को बाहर निकाला। खेतों में मिट्टी उठाने के बाद पानी में किशोर डूब गया था। तो करीब 15 घंटे की मशक्कत के बाद गड्ढे से किशोर का शव बरामद हुआ है। मुख्यालय से आई गोताखोरों की टीम ने स्थानीय लोगों की सहायता से शव को बाहर निकाला है। खबर अब कौशाम्बी से, जहां कोखराज थाना क्षेत्र के शुजातपुर रेलवे स्टेशन पर मेमो ट्रेन में चढ़ते समय युवक का पैर फिसल गया और युवक ट्रेन के नीचे चला गया, जिसके बाद ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसके साथ भी मौजूद चचेरे भाई ने उसे बचाने का प्रयास किया तो वो भी घायल हो गया। इस घटना की सूचना पर पहुंची शहजादपुर पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से अगली खबर, बदमाशों ने सफाई कर्मी पर फायरिंग की। फायरिंग में बाल बाल बचा है सफाई कर्मी। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। शाहगंज कोतवाली के भादी चुंगी मोड़ का ये मामला। तो सफाई कर्मचारी पर फायरिंग की वारदात, बदमाशों ने सफाई कर्मचारी पर फायरिंग की। इस वारदात में बाल बाल सफाई कर्मचारी बचा है, जानकारी ये मिल रही है। और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। तो वहीं यूपी के वाराणसी में भी सावन महीने के दूसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बिना मंदिर में जाना वर्जित किया गया है। जो भी श्रद्धालु मास्क नहीं लगाएंगे उन्हें गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। गंगा में लगातार पानी की आवक बढ़ने से लोगों को स्नान करने के लिए जिला प्रशासन ने चेताया है, जो कि श्रद्धालु जो भी गंगा में स्नान करेंगे वो सीढ़ियों पर स्नान कर जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएं और जलाभिषेक करें। मास्क के मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
यूपी के कन्नौज के ठटिया इलाके के उसेर क्षेत्र के करीब 16 गांव में हुई भारी बारिश से सैकड़ों किसानों की करीब 4000 बीघा में रोपी गई धान और मक्के की फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई। 3 फीट तक पानी भरा हुआ है खेतों में। इन गांवों के संपर्क भी पानी की कटान से क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे के लिए प्रशासन का रुख किया है और गुहार लगाई है। खबर मैनपुरी के किशनी से, जहां नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी भाजपा नेता को जिला अस्पताल से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल से आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके पर पहुंचे एसपी ने भी आरोपी से पूछताछ की। आरोपी युवक भाजपा का मंडल महामंत्री बताया जा रहा है। किशनी क्षेत्र में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 11 साल की बच्ची के साथ बलात्संग की घटना प्रकाश में आई थी और उसके संबंध में वहां एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक वांछित अभियुक्त था गोविंद चौहान। उसकी पुलिस के द्वारा तलाश भी की जा रही थी। आज अचानक सूचना मिली कि वो जिला अस्पताल मैनपुरी के इमरजेंसी वार्ड में आकर के एडमिट है, भर्ती है। इस पर जाकर के देखा गया तो उसके द्वारा किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया गया है, जिस पर चिकित्सकों के द्वारा उपचार उसका किया जा रहा है। बाद चिकित्सा उपचार जो भी विधिक कार्यवाही है उसको अमल में। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।